हेलो गाइज, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ढेलेर वाला 2.0 में स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए। इससे पहले हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया है परिमेय संख्याओं तक का। ठीक है, अब हम अगला नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं। समीकरण के बारे में जानेंगे और सर्वसंख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जानने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से मजबूत करें। चलिए देखते हैं हमारा नया चैप्टर क्या है, समीकरण एवं सर्वसंख्या का अर्थ। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि समीकरण क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और सर्वसंख्या का क्या मतलब है, और दोनों में समानताएं क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है और समानता क्या है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समीकरण का। समीकरण का क्या अर्थ होता है? समीकरण उसको कहते हैं जैसे दो पक्ष दिए गए हैं और दोनों पक्ष जब बराबर होंगे, जिसमें चर का कोई स्पेशल वैल्यू विशिष्ट मान रखेंगे और उससे क्या हो कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए, लिख दूं यहाँ पर, ऐसे आपको दिया 2x + 4 और बराबर दिया है 8, ये दिया है, बराबर का निशान लगा है ये, तो इसका मतलब क्या है? x का कोई भी मान, मतलब कोई भी मान नहीं, कोई स्पेशल मान ऐसा लेंगे जिसपे क्या होगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। यानी आप यहाँ बराबर का चिन्ह जब लगा होगा तो वो आपका समीकरण कहलाएगा। ठीक है साथियों, जैसे अगर इस समीकरण को हल करके हम देखें तो x का देखते हैं क्या मान आता है, या ऐसे ही आप x का मान 2 रखिए, x बराबर 2 अगर आप रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 4 बराबर 8 है। यहाँ हो गया 4 + 4 बराबर 8, तो ये कितना हो गया? 8 बराबर 8। अतः ये क्या है? समीकरण है। तो जब यहाँ बराबर का निशान लगा होगा तो वो समीकरण कहलाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आएगा। और एक बार में नहीं आएगा तो चिंता मत करिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं 3x + 7 बराबर 9, बराबर ना करके, यहाँ बराबर ना करके इसको मैं बोल दूं कि ये 9 से जो इधर वाला पद है वो 9 से क्या है? बड़ा है। इस सिंबल का निशान होता है, अगर ये जिसकी ओर, इसका मुंह जिसकी ओर खुला होगा वो क्या होगा? दूसरे वाले से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये। तो ये क्या है आपका? ये तो समीकरण है, समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये बराबर है दोनों, और ये समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो समीकरण नहीं है। अगर यही बात 4x - 9 और ये लेस देन है किसके? 10 के, तो ये भी क्या है आपका? समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। समझ में आया होगा? समीकरण का अर्थ समझ में आया? अगर यहां से इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी तो आप लिख सकते हैं कि एक समीकरण समता या समानता का है ना, एक समीकरण समता, समता का मतलब होता है समानता, समानता। ठीक है, एक समीकरण समता या फिर समानता सूचक चिन्ह युक्त, क्या कह सकते हैं? समानता सूचक युक्त चिन्ह, सूचक युक्त चिन्ह बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है। बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए, जिसमें
जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए समीकरण के दोनों पक्षों का मान, यानी कि जो आपने समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों का मान समान होता है। समान या फिर बराबर भी कह सकते हैं, बराबर होता है। ये क्या हुआ? समीकरण की परिभाषा होगी। क्या है ये? परिभाषा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसको नोट करिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका अर्थ समझते हैं। एक समीकरण आपके पास है, समीकरण समता सूचक मतलब समानता, जो ये आपका लिखा है, ये समता सूचक निशान है, यानी ये समान दिखाता है कि इधर वाला पद उधर वाले पद की क्या है, राइट साइड जो के इक्वल टू लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है साथियों, ऐसा सूचक युक्त चिन्ह बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर मिला करके लिखा जाए वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब कि ये अवरुद्ध करता है कि ये कंडीशन लागू होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन लागू नहीं होता है तो वो समीकरण नहीं होगा। बराबर का चिन्ह होना ही चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए, जैसे यहां पर हमने बताया आपको कि x बराबर मैंने क्या रखा था, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए दोनों पद समान हैं। दोनों तरफ के पद समान हैं या फिर बराबर हैं। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर 1 रख देंगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 1 कम 2 और 4 3 4 2 6 बराबर 8 के कभी हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पर 8 आएगा, इस तरफ भी 8 आएगा तभी बराबर होगा। तो ये जो चर राशि होगी उसके किसी विशेष मान के लिए, किसी विशिष्ट मान के लिए क्या होगा? दोनों तरफ का मान। बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए समीकरण के दोनों पक्षों का मान समान होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है साथियों, तो आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। अब हम एक बात देखेंगे, समीकरण बनाना। समीकरण बनाते कैसे हैं? ठीक है, बीजीय व्यंजक के बारे में आप जानते हैं, चर और अचर मिलाकर के बीजीय व्यंजक बन जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। और समीकरण के बारे में आप बेहतर ढंग से जान पाए कि समीकरण कब होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम इस पर कोई एक एग्जाम्पल समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं कि समीकरण बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण बनाना। अब हम कह दें माना रोहन के पास x रुपए हैं तथा रोहन के पास x रुपए हैं तथा मोहन के पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर
कुल मिलाकर 250 रुपये हैं, 250 रुपये हैं। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इससे हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो क्या है, रोहन के पास कुल रुपए कितने हैं, यक्स। हल यहां पर लिख दोगे तो रोहन के पास बराबर कितने, एक्स रुपए, यही तो है। और मोहन के पास कुल रुपए कितने हैं, 100 रुपए हैं, 100 रुपए। और दोनों को मिला करके कुल योग जोड़ना ही तो है, कुल योग कितना है, 250 है, 250। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर x और 100 को जोड़ दिया जाएगा। x का मान निश्चित नहीं है कि कितना है, बस x रुपए हैं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, समीकरण के रूप में कैसे लिखोगे, रूप में दोनों को जोड़ दोगे तो x प्लस 100 और बराबर कितना हो गया, 200। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसका हम हल देखेंगे कि x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, समीकरण को हल करना भी आना चाहिए ना। तो अगर x की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करोगे, लिखा है आपका समीकरण है x प्लस 100। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, x प्लस 100 नहीं, ये 200 नहीं होगा, 250 है। कुल रुपए कितने हैं, 250। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 100 बराबर क्या है, 250। ठीक है, अब इस 100 को उधर भेजना है तो हमें आपको पक्षांतर के नियम और चिन्हों के गुणा के नियम, ये दोनों बातें हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो वो पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ भी आपको बताऊंगा। जब प्लस को हम बराबर के उधर लेकर जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो बराबर यहाँ हो जाएगा और 250 माइनस हो जाएगा 100। ठीक है, तो 250 में से अगर आप 100 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 150। भाई 250 में से 100 घटाओगे तो 150 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या आ गया, 150 रुपए किसके पास है, 150 रुपए रोहन के पास। ठीक है, अब ऑलरेडी आपको पता है कि मोहन के पास 100 रुपए, तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समीकरण समझ में आया होगा। इस तरीके से हम समीकरण बनाते हैं और उसका हल इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, सर्वसमिका के बारे में। ठीक है, सर्वसमिका इससे थोड़ा सा अलग है। सर्वसमिका क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब सर्वसमिका के बारे में। सर्वसमिका क्या होता है, सर्वसमिका का मतलब है कि सभी स्थिति में क्या हो, समान हो। सभी स्थितियों में कोई भी मान रख दिया जाए तो उसके दोनों पक्ष क्या हों, बराबर हों। ठीक है, सर्वसमिका देखते हैं। इसके किसी बीजीय व्यंजक में, कोई बीजीय व्यंजक आपका हो, किसी बीजीय व्यंजक
में, ठीक है। किसी बीजीय व्यंजक में ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसा प्रतिबंध जिसमें चर राशि के प्रत्येक मान के लिए दोनों तरफ या दोनों पक्ष बराबर या फिर समान कह सकते हैं, बराबर या समान हो तो क्या कहलाएगी? सर्वसंख्या कहलाती है। सर्वसंख्या कहलाती है। इसको हम लोग बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। आपने बहुत सारे सर्वसंख्या पढ़ा होगा। ऐसे सर्वसंख्या जिसके दोनों पक्ष बराबर हो, उसमें चर का कोई भी मान रखा जाए। आपने एक चीज पढ़ा होगा सभी लोगों ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने। बराबर क्या होता है? बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, पढ़ा है। इसमें a और b क्या है? चर राशियां हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी मान आप लीजिए, उस दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। मान लीजिए x बराबर क्या लेते हैं? x बराबर 1 लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर तो इधर भी रखिए 1 प्लस 1 x बराबर नहीं, ऐसा करिए a बराबर आप ले लीजिए 1 और b बराबर ले लीजिए 2। ये ले लिए, अलग अलग मान ले लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर a का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 और a का मान 1 है, b का मान 2 है, ठीक है। और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 2 1 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 होगा, और प्लस यहाँ 2 दूनी 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और ये 4 4 8 1 9 आ गई ना। अब मैंने अभी a बराबर 1 और b बराबर 2 लिया था। चलिए कुछ भी ले लीजिए आप, पुनः क्या करते हैं? a बराबर 4 ले लेते हैं और b बराबर -4 ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसा भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है? a प्लस बी, यानी कि 4 और प्लस और फिर -4। भाई -4 को जोड़ना है ना, b का मान -4 है, इसको हम मझले ब्रैकेट में कर देते हैं और होल स्क्वायर लगा देते हैं। समझ गए? बराबर a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 4 है, b का मान -4 है, और प्लस ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना होगा। अब ये हमारा क्या? प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो क्या हुआ? माइनस, तो 4 - 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और प्लस 2 चौक 8 और 8 चौक 32, प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस हो जाएगा, ये चीज आपका -32 हो जाएगा। और -4 का गुणा जब आप -4 में करते हो, -4 में, तो माइनस का गुणा देखो, माइनस का माइनस हुआ प्लस और 4 चौक हुआ 16, तो ये हो जाएगा प्लस का 16, ठीक। अभी देखो 4 और 4 कट गया तो 0 आ गया इधर, 0 का स्क्वायर मतलब 0 बराबर ये कितना हो गया? 16 और 16 32 हो गया, और ये -32, तो 32 में से 32 घटा तो क्या बचा? 0 बराबर 0। ये दोनों पक्ष आ गए बराबर। जब ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है, तब आपका वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो ये कहलाता है सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण को इसी तरीके से कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, सवाल को अपने इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्वसमीकरण और समीकरण, ये दोनों बातें समझ में आई? वेरी गुड। ठीक है साथियों, अब इनमें अगर अंतर की बात करें तो सर्वसमीकरण और समीकरण में अंतर क्या होता है कि सर्वसमीकरण के दोनों पक्ष
बराबर होते हैं चर के किसी भी मान के लिए, ठीक है। और समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे चर राशि के किसी एक विशेष मान के लिए, सब मान के लिए बराबर नहीं होगा। ये इसका मेन अंतर है, ठीक है। और समीकरण सरसम का हमेशा बराबर होंगे, चाहे आप चर राशि पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और अपने तैयारी को मजबूत करें। साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी डाउट हो, कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिए हमें, हम उसमें सुधार करेंगे। और सपोर्ट करिए साथियों। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।